अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर 205। अपनी बुक का आप लोग ओपन करें, पेज नंबर 205। ठीक है, क्लियर है? 205 टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 9.9 एसिड बेस इंडिकेटर्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। 9.9 acid base indicators. An indicator is a substance that changes color to mark a titration endpoint. इसको आप अंडरलाइन कर लें। Acid base indicator exhibit one color in acid and another in base. Most indicator used in acid base titration are weak organic acids or weak organic bases. In solution, a weak acid indicator H1N HIN can be represented by the equation below. HIN H की आयनाइजेशन H अलग हो जाएगा और IN नेगेटिव आयन जो है बेटे वो सेपरेट हो जाएगा. IN is the symbol of an anion part of the indicator because the reaction is reversible. Both HIN and IN are present. The color displayed result from the fact that HIN and IN have different colors. In acidic solution, any IN ions that are present act as Bronsted bases and accept proton from an acid. The indicator is then present in largely unionized form HIN. In basic solution, the hydroxyl ion OH negative ion from the base combined with hydrogen ion produced by the indicator. The indicator molecules further ionize to equalize the loss of hydrogen ion. The indicator is thus present largely in the form of its anion, IN negative. The solution now shows the base indicating color, which for litmus is blue. Different indicators change color at different pH values. The color depends on the relative amount of HIN and IN at given pH. For example, methyl red changes from red to yellow between pH 4.4 and 6.2. At pH 4.4, the indicator exists mostly as HIN molecules which appear red in the solution. The indicator ranges are given below for some of the indicators commonly used: methyl orange and phenolphthalein. हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे, दैट इज़ इंडिकेटर हमने पढ़े एसिड बेस इंडिकेटर्स जो हैं उसकी मैंने अभी रीडिंग की है. व्हाट आर इंडिकेटर्स? यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगी बेटे, आपकी डेफिनेशन आएगी इंडिकेटर्स की. आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, इसको आप लोग अंडरलाइन करो. व्हाट आर इंडिकेटर? इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू मार्क अ टाइट्रेशन एंड पॉइंट. किसी भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट मार्क करने के लिए जो इंडिकेटर सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं ना बेटे, उनको क्या कहते हैं? हम लोग इंडिकेटर्स कहते हैं. क्या आप लोग इसको किस तरह से डिफ़ाइन करोगे कि बेटे इंडिकेटर बेसिकली क्या है? ये सब्सटेंसेस हैं, ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी, जब हम लोग टाइट्रेशन आपका पूरा आगे फिनोमेना है, उसको हमने डिटेल से पढ़ना है इंशाल्लाह. टाइट्रेशन हम करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में, वो टाइट्रेशन होती है. और टाइट्रेशन का एंड पॉइंट मार्क करने के लिए, उसके एंड पॉइंट को नोट करने के लिए हम कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं. उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं. इंडिकेटर इज़ अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर टू मेक टाइट्रेशन एंड पॉइंट. ठीक है, और ये इंडिकेटर जो हैं ये क्या करते हैं? उस सोल्यूशन का कलर चेंज कर देते हैं. जब उसके अंदर इंडिकेटर ऐड किया जाए तो उसका कलर जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. एसिड बेस इंडिकेटर जो है ये एसिड में डिफरेंट कलर शो करते हैं और ये बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं. क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? व्हाट आर इंडिकेटर्स. अब हम मूव करेंगे बेटे वर्किंग ऑफ एन इंडिकेटर, के इंडिकेटर्स किस तरह से काम करते हैं, उनकी वर्किंग किस तरह से होती है. अब हमने ये डिटेल से पढ़ना है. ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स हैं वो एसिड बेस टाइट्रेशन ही में यूज़ किए जाते हैं. ये आपने याद रखना है. मैंने क्या कहा? ज़्यादातर इंडिकेटर्स, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए. ठीक है, और ये बेसिकली जो इंडिकेटर्स हैं बेसिकली बेटे ये क्या होते हैं? वीक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं. ठीक है, मैंने क्या बता दिया आपको कि मोस्ट ऑफ द जो इंडिकेटर्स हैं, मोस्ट जनरली ज़्यादा परसेंटेज जो इंडिकेटर्स की है
जो एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज़ हो रहे होते हैं या तो वो वीक ऑर्गेनिक एसिड होंगे या वो वीक ऑर्गेनिक बेस होंगे, ठीक है। कॉमन एग्जांपल यहाँ पे आपको दी हुई है, आप लोग यहाँ पे एक सोल्यूशन देखो, सपोज आपके पास कोई एक सोल्यूशन है HIN, ये आपने सपोज किया है कि कोई भी एक सोल्यूशन है, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये H आइन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आइन अलग हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव आइन है, केटाइन है। इसी तरह ये I और N जो है ये सेपरेट हो गए और ये नेगेटिव आइन है, यानी कि A9 है। इसकी डिसएसोसिएशन होगी इसके रिस्पेक्टिव आइंस में, इस इक्वेशन में। इसमें जब हमने ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये किस चीज़ की एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम वीक एसिड इंडिकेटर के तौर पे, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वीक एसिड इंडिकेटर की। और इस केस में अगर आप देखो कि ये जो IN है, ये जो IN बेटे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सिंबल है किसका, A9 पार्ट ऑफ द इंडिकेटर। A9 है ना, दो तरह के आइंस है ना, एक केटाइन होते हैं और एक कौन से होते हैं, A9 होते हैं। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, केटाइन। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, A9। तो ये जो IN हमारे पास आया डिसएसोसिएशन से, तो ये क्या चीज़ है, ये जो सिंबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, दिस इज़ द A9 पार्ट ऑफ द इंडिकेटर। ये इंडिकेटर का A9 पार्ट है। ये रिएक्शन रिवर्सेबल है और यहाँ पे दो आइन जो हैं वो प्रेजेंट है। ये रिवर्सेबल का साइन ही है ना, जब इस तरह के दो साइन हो तो हम क्या कहते हैं, ये रिवर्सेबल जो है ये रिएक्शन है। और कलर्स जो डिस्प्ले होते हैं यहाँ पे H1N में और जो IN है वो हमारे पास क्या होंगे, वो डिफरेंट टाइप के कलर जो हैं वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। अब दो तरह के सोल्यूशन हैं, दो डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस की हम बात करेंगे। एक बात करेंगे हम एसिडिक सोल्यूशन की और एक बात हम करेंगे बेसिक सोल्यूशंस की, ठीक है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन करो, आपको समझ तब आएगी। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे वर्ड एसिडिक सोल्यूशन, इसको भी अंडरलाइन करें। यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक सोल्यूशन, इसको भी आप लोग अंडरलाइन करो। एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, इनको आपने अंडरलाइन करना है। व्हाट आर एसिडिक्स, ये जो मैंने आपको क्या कहा है, कलर डिस्प्ले रिजल्ट जो है, ये कौन सा हमारे पास फैक्ट आएगा कि HIN और IN जो हैं ये डिफरेंट कलर जो है शो करते हैं। अब हम पहले बात करते हैं एसिडिक सोल्यूशन की, देन हम बात करेंगे बेटे बेसिक सोल्यूशन की। तो एसिडिक सोल्यूशन में IN जो हैं ये IN प्रेजेंट होंगे, ठीक है। IN क्या है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे और ये एक्ट करेंगे एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। और ये क्या करेंगे बेटे, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे कहाँ से, एसिड से। और इंडिकेटेड यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो लार्जली क्या होगा, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा। क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया, हमने बात की पहले एसिडिक सोल्यूशन की। एसिडिक सोल्यूशन में जब IN आइंस होंगे, ठीक है, तो वो एक्ट करेंगे एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। कैसे एक्ट करेंगे, एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। हम पढ़ के आए हैं लॉवरियो ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, उसमें आप रिकॉल करो, अब याद करो ब्रॉन्स्टेड बेस मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो IN आइंस हैं, जो नेगेटिव आइंस हैं, एसिडिक सोल्यूशन में अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ये एक्ट करेंगे एज ए ब्रॉन्स्टेड बेस। और क्या करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे किसको, प्रोटॉन को फ्रॉम एसिड, ठीक है। और इंडिकेटेड यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो लार्जली अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर आप बेसिक सोल्यूशन देखो, पहले हम किसकी बात करें, एसिडिक सोल्यूशन की, अब किसकी बात करें हम, बेसिक सोल्यूशन की। बेसिक सोल्यूशन में जो हाइड्रोक्सिल OH आइन जो हैं वो क्या करेंगे, वो बेस में से कंबाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन आइन के साथ, और जो इंडिकेटर मॉलिक्यूल होंगे वो फर्दर आयोनाइज होंगे और वो इक्वलाइज कर देंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन आइन को। और इस केस में जो इंडिकेटर यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो फॉर्म में होगा इन एनाइन फॉर्म। किस फॉर्म में होगा बेटे, एनाइन फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने क्या बात की, दोबारा सुनो, मैं कह रही हूँ हम बात कर रहे हैं बेसिक सोल्यूशन की। बेसिक सोल्यूशन यानी कि हाइड्रोक्सिल आइन OH आइन की बात कर रहे हैं। तो OH आइन जो बेस में से आएंगे ना, हमें बेस में से मिलते हैं OH आइन, वो OH आइन कंबाइन करते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल आइन के साथ। OH क्या है, नेगेटिव है, H पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों कंबाइन होंगे और ये प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, इंडिकेटर से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इंडिकेटर मॉलिक्यूल जो है वो फर्दर आयोनाइज होगा
और इक्वलाइज कर देगा वो लॉस को। कौन से लॉस को? जो हाइड्रोजन आयन की वजह से लॉस आया, उस लॉस को उसने क्या कर लेना है बेटे? बैलेंस कर देना है। तो इंडिकेटर जो हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लार्जली इन द फॉर्म ऑफ A9, यानी कि नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में जो है यहाँ पे इंडिकेटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन A9। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो क्या करेगी? वो बेस इंडिकेटिंग कलर शो करेगी, जो कि लिटमस को यहाँ पे क्या करेगी? ब्लू कर देगी। लिटमस से यहाँ पे क्या होगा? ब्लू होगा। तो इस केस में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बेटे आपको एक रिएक्शन भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये क्या चीज़ है? H है, और ये क्या हो गया? IN, जो हमने पहले पढ़ा था, रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसी तरह जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो व्हाट हैपन, अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो वही रिएक्शन जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा। H और IN यहाँ पे देखो जब डिसएसोसिएट हुए तो किस में कन्वर्ट हुए? हाइड्रोजन प्लस आपका आयन आ गया, IN यहाँ पे कन्वर्ट हो गया नेगेटिव आयन में। और ये जो अब डिसएसोसिएशन हुई है ये क्या हुआ? ये एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन में हुआ। अब ये आयन दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे इस मॉलिक्यूल में, ठीक है? ये चीज़ बन जाएगी। और ये कब होगा? जब हमारा सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा, ठीक है? क्लियर है? उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है कि डिफरेंट टाइप के जो हैं इंडिकेटर्स जो हैं वो कलर चेंज करते हैं एट डिफरेंट pH वैल्यू। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स जो हैं वो बेटे यूज़ होते हैं। मिथाइल ओरिज है, हमारे पास फिनॉल पैथलीन है, इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। तो हर इंडिकेटर जो है वो कलर को चेंज करते हैं एट डिफरेंट pH वैल्यूज़, ठीक है? और जो कलर है किसी भी रिलेटिव अमाउंट, अगर हम सपोज HIN लेते हैं या IN का लेते हैं एट गिवन pH, तो कलर जो है वो डिपेंड करता है रिलेटिव अमाउंट पे। किसकी अमाउंट? यानी कि हाइड्रोजन या IN जो है इसकी जो रिलेटिव अमाउंट है उस पर क्या डिपेंड करेगा? कलर उस पर डिपेंड करेगा। कलर किस तरह का जो है ये शो करेगा, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स की एग्जांपल दी हुई है। एक दिया हुआ है मिथाइल रेड। मिथाइल रेड इंडिकेटर जो है ये कलर चेंज करता है रेड टू येलो, यानी कि अगर रेड है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस कलर में? रेड कलर किस में चेंज हो जाएगा? येलो कलर में चेंज होगा जब pH कितनी होगी? 4.4 से 6.2 तक। इसी तरह जब pH 4.4 होती है तो इंडिकेटर जो है मोस्टली एग्जिस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ HIN मॉलिक्यूल, ठीक है? और ये सोल्यूशन में कौन सा कलर शो करेंगे? ये सोल्यूशन में कलर शो करेंगे रेड। इसी तरह बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कॉमनली 2 तरह के इंडिकेटर्स जो हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। कौन कौन से? मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल पैथलीन। यहाँ पे बेटे अगर आप नीचे देखें, इधर आपको एक ये नज़र आ रहा है, रेंज नज़र आ रही है। यहाँ पे 2 इंडिकेटर्स हमें दिए गए हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। एक आपको दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज, एक आपको दिया हुआ है फिनाइल पैथलीन, ठीक है? ये इसकी रेंज बताई हुई है। ये सारे नीचे pH लिखे हुए हैं और ये आपको बताया हुआ है कि इस pH तक ये कलर होगा, 7 हो जाएगी तो ये कलर हो जाएगा, ऑनवर्ड इसका येलो कलर ये शो करेगा। इसी तरह फिनॉल पैथलीन जो है वो 7 तक कोई कलर शो नहीं करती, लेकिन 8 से अपवर्ड जो है वो पिंक कलर शो करेगी। क्लियर हो गया? ये छोटा सा टॉपिक था और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक था। इसमें हमने क्या पढ़ा? जस्ट आपने डेफिनेशन याद करनी है किसकी? इंडिकेटर्स की, कि व्हाट आर इंडिकेटर्स, ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमने क्या याद करना है कि वर्किंग क्या है इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर की वर्किंग में मैंने आपको रिएक्शन जो हमने ये वाला पढ़ा ना बेटे, यही रिएक्शन आपने लिखना है, इसी को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमने 2 मेन चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। कौन सी? एक हमने पढ़ा कि एसिडिक सोल्यूशन में क्या होगा, और एक हमने पढ़ा कि अगर सोल्यूशन हमारा बेसिक होगा तो देन व्हाट हैपन, और उसको भी आपने इसी एग्जांपल के साथ शो करना है। इन द एंड यहाँ पे 2 आपको इंडिकेटर्स दिए गए हैं। दोनों इंडिकेटर्स के जो कलर्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर pH वो आपको बताए गए हैं, वो आपने एज इट इज़ ही याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, हमारा 9.9.1 आता है सिलेक्टिंग ए सूटेबल इंडिकेटर, कि आपने इंडिकेटर किसी भी टाइट्रेशन का जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कौन सा इंडिकेटर उस टाइट्रेशन के लिए सूटेबल होगा, कौन सा इंडिकेटर आप सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो सारा अब हम पढ़ेंगे। Selecting a suitable indicator. The 2 general criteria for an indicator to be used in the titration are the pH at the end of the titration should be close to the indicator neutral point.
Number 2, the indicator should indicate a sharp color change near the equivalence point of the titration. किसी भी टाइट्रेशन के प्रोसेस के लिए आपने एक सूटेबल आपका इंडिकेटर है उसको आपने सेलेक्ट करना होता है। और जनरली व्हाट आर द क्राइटेरिया, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आप लोग अपने इंडिकेटर को बेटे चूज़ करोगे। तो देयर आर टू मेन, यहाँ पे दो जनरल पॉइंट्स आते हैं, दो जनरल क्राइटेरिया हैं किसी भी इंडिकेटर को सेलेक्ट करने के लिए। पहला क्या है कि जो टाइट्रेशन के एंड पे पीएच आए वो इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट के क्लोज होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों ने ऐसा इंडिकेटर यूज़ करना है कि हमारे टाइट्रेशन के एंड पे जो पीएच आती है ना वो पीएच इंडिकेटर के न्यूट्रल पॉइंट के इक्वल हो, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होनी चाहिए कि इंडिकेटर जो है वो इंडिकेट करे शार्प कलर, यानी कि कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, शार्प कलर होना चाहिए जो ईजिली विजिबल हो, और वो शार्प कलर जो है वो इक्वलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन पे क्या हो जाए, चेंज कर दे कलर, ठीक है ना। तो इंडिकेटर का दूसरा हमारा जनरल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि इंडिकेटर ऐसा होना चाहिए जो इंडिकेट करे शार्प कलर चेंज, ठीक है, नियर इक्वलेंस पॉइंट पे शार्प कलर चेंज आपको नज़र आए, ठीक है। जब आप इंडिकेटर अपने सोल्यूशन में डालो तो फ़ौरन से पहले जो है वो कलर चेंज हो जाए, और ये कलर जो है इतना शार्प चेंज होना चाहिए कि जो आपको ईजिली विजिबल हो। क्लियर हो गया। Each pH indicator changes color over a definite range of pH known as indicator range. इसको अंडरलाइन करें। An indicator changes color over a range of pH to about 2 pH unit. हर pH इंडिकेटर जो कलर चेंज करता है ओवर अ डेफिनेट रेंज ऑफ पीएच, यानी कि एक डेफिनेट रेंज ऑफ पीएच पे वो अपना कलर चेंज करता है, और उस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर रेंज कहते हैं। यानी कि हर जो इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज करेगा ओवर ए डेफिनेट रेट ऑफ पीएच, और उसको आप लोग क्या कहोगे, डैट इज़ नोन एज इंडिकेटर रेंज। इसको आप लोग अंडरलाइन करें। और इंडिकेटर जो चेंजेस होते हैं, वो कलर जब चेंज करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक उनकी रेंज है, और जनरली वो कितनी है, डैट इज़ 2 pH यूनिट, यानी कि वो हर 2 pH यूनिट के बाद जनरली जो है वो कलर अपना जो है वो चेंज करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके जो है ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपके उसमें आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे डैट इज़ 9.9.2 टाइट्रेशन कर्व एंड इक्वलेंस पॉइंट। A pH curve is a graph of the pH of the solution versus the volume of titration added. The equivalence point is the point at which the amount of titrant added is just enough to neutralize the analytic solution completely. Titration curve shows how the pH of an acidic or basic solution changes as a basic or acidic solution is added to it. We can use the titration curve to choose an indicator that will show when the titration is complete and we reach the equivalence point. The end point of titration occur when the indicator changes color. We choose an indicator with an endpoint close to the equivalence point. यहाँ पे जो टॉपिक अभी बेटे मैंने रीड आउट किया है, बहुत ये बेसिकली बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, इतने आसान है ये टॉपिक। जस्ट हमारे पास यहाँ पे थ्योरी है। हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा पीएच कर्व। क्या चीज़ पढ़े हैं हम, पहली चीज़ है पीएच कर्व, इसको अंडरलाइन करो, पीएच कर्व। व्हाट इज़ पीएच कर्व, आपका क्वेश्चन आ सकता है। पीएच कर्व क्या होता है, हम जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में हम कर्व डाउनवर्ड शो करते हैं, अपवर्ड शो करते हैं, जो कर्व, ये उस कर्व की बात हो रही है। तो पीएच कर्व जो है बेटे, इट इज़ अ ग्राफ। ये ग्राफ है किस चीज़ का, ग्राफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वर्सेस द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड। यानी कि बेटे जब आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच और उसकी वॉल्यूम का ग्राफ शो करोगे, उसका कर्व शो करोगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे पीएच कर्व। क्लियर हो गया। आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे, आप पीएच कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ पीएच, ये पीएच का एक ग्राफ है, ये चीज़ जरूर मेंशन करनी है। आप पीएच कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन
और वर्सेस यानी कि एक एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है। एक तरफ आप लोग क्या लोगे, आप लोग लोगे पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, और दूसरी तरफ हम क्या ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड, ठीक है ना। उसमें जो भी हमने चीज़ ऐड ऑन की है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड, वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है। यानी कि जब हम ग्राफ बनाते हैं पीएच का, एक साइड पे आप लेंगे पीएच, दूसरी साइड पे आप लोग क्या लोगे बेटे, वॉल्यूम। तो इस तरह के ग्राफ को, इस तरह के कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, पीएच कर्व कहेंगे। फिर आगे दो मेन पॉइंट्स और आपके आते हैं, एक को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट और एक को हम लोग क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कर्व। अब दो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये ज़रा आपकी बुक में नहीं है, इनको ज़रा मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको समझ आनी चाहिए। पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, डेट इज़ नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। ये लिखा हुआ है इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको अंडरलाइन करो। व्हाट इज इक्विवेलेंस पॉइंट, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होते हैं। वो पॉइंट जिसमें बेटे अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट जो हमने ऐड की है वो इतनी काफ़ी हो कि वो आपके सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। उस पॉइंट को जब आपका सोल्यूशन कंप्लीटली जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट कहेंगे। क्लियर है, समझ आई है मैंने क्या कहा। इक्विवेलेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जब आपका अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट जो आप ऐड कर रहे हो वो इतना हो अमाउंट उसकी कि वो आपके सोल्यूशन को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे। तो वो पॉइंट जब आपका सोल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है, आपने यही एज इट इज़ ही याद करनी है। द इक्विवेलेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एडेड इज जस्ट एनफ टू न्यूट्रलाइज द एनालाइट सोल्यूशन कंप्लीटली। इसको अंडरलाइन करें, ये डेफिनेशन है किसकी, इक्विवेलेंस पॉइंट की। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है टाइट्रेशन कर्व, यहाँ ये लिखा हुआ है, इसको भी अंडरलाइन करो, टाइट्रेशन कर्व। अब ये फिर कर्व की बात हो रही है, इसका मतलब है कर्व क्या चीज़ होता है, कर्व होता है आपका जो आप जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में हम कर्व बनाते हैं, ये वही कर्व है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कर्व क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व जो है वो शो करता है हमें पीएच किसकी बेटे, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की पीएच जो है वो टाइट्रेशन कर्व जो है वो शो करते हैं। और टाइट्रेशन कर्व के बारे में बेटे इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको ओरली बताती हूँ, आपने कोशिश करनी है कि आप इनको अपनी वर्डिंग्स में लिख लो। पहली बात टाइट्रेशन, मैं टाइट्रेशन कर्व के बारे में बता रही हूँ, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ टाइट्रेशन कर्व और एक्सप्लेन इट। तो उसमें आपने ये 2-3 लाइनें नहीं लिखी, यानी मैं आपको समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, पॉइंट्स की फॉर्म में कर रही हूँ, यही कुछ आपने लिखना है। टाइट्रेशन कर्व, पहली तो बात टाइट्रेशन कर्व क्या चीज़ है। टाइट्रेशन कर्व शो करते हैं हाउ द पीएच ऑफ एन एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन चेंजेस एज एसिडिक और बेसिक, ठीक है, सोल्यूशन इज एडिड टू इट। यानी कि टाइट्रेशन कर्व हमें शो करेंगे कि एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की पीएच क्या है जब उसमें आपने एसिड या बेसिक सॉल्यूशन जो है वो ऐड किए हैं, ठीक है। तो उस कर्व को देख के आपको इजीली वो चीज़ पता चल सकती है। नंबर 2 चीज़ क्या है यहाँ पे आती है, नंबर 1 तो ये मैंने आपको बता दी। नंबर 2 क्या होता है कि टाइट्रेशन कर्व कैन बी यूज टू चूज़ एन इंडिकेटर। टाइट्रेशन कर्व से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइट्रेशन कर्व को देखे, टाइट्रेशन कर्व को देखते हुए हम लोग चूज़ कर सकते हैं क्या, इंडिकेटर जो ये शो करेगा कि टाइट्रेशन जो है वो टाइट्रेशन कब कंप्लीट हुई एंड हम क्या है इक्विवेलेंस पॉइंट को जो है वो रीच कर सकें, ठीक है। आप इसको किस तरह से राइट करोगे बेटे, आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे द टाइट्रेशन कर्व कैन बी यूज टू चूज़ एन इंडिकेटर। टाइट्रेशन कर्व को हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर चूज़ करने के लिए, ठीक है। ये आपने इसका पॉइंट लिखना है कि टाइट्रेशन कर्व इज़ यूज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी कैन यूज़ टाइट्रेशन कर्व टू चूज़ एन इंडिकेटर। टाइट्रेशन कर्व को यूज़ किया जाता है इंडिकेटर को बेटे चूज़ करने के लिए कि आपने कौन सा इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करना है। और ऐसा इंडिकेटर आप लोगों ने यूज़ करना है कि जो शो करे कि जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो हम लोग अपने इक्विवेलेंस पॉइंट तक पहुँच गए हैं। अब इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है उसके बारे में हमने पहले डिटेल से पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि किसी भी टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है, जब टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आए तो इंडिकेटर जो है उसको अपना कलर जो है वो क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है।
यानी कि टाइट्रेशन जब एंड हुई तो आपके सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कलर चेंज होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपकी टाइट्रेशन बेटे कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों को याद हो तो आपने 10th क्लास के जब आपके प्रैक्टिकल्स हुए थे तो प्रैक्टिकल नोटबुक में आपके टाइट्रेशन के भी प्रैक्टिकल्स थे, याद है? तो अगर आप लोगों ने, आपकी टीचर्स ने आप लोगों को स्कूल में क्लास में करवाया टाइट्रेशन तो बेटे आपको ज़्यादा अच्छी इसकी समझ आएगी। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट कि एंड पॉइंट टाइट्रेशन का जब भी होगा तो इंडिकेटर जो हैं वो अपने कलर जो हैं वो चेंज कर लेते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या होता है कि इस इंडिकेटर को हम सेलेक्ट करते हैं विद एन एंड पॉइंट क्लोज टू द इक्वलेंस पॉइंट, यानी कि ऐसा इंडिकेटर हम लोग हमेशा चूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं जिसका एंड पॉइंट जो है वो इक्वलेंस पॉइंट के बिल्कुल क्लोज हो। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैंने आपको पॉइंट वाइज जो बताया है ना, वी चूज एन इंडिकेटर विद एन एंड पॉइंट क्लोज टू द इक्वलेंस पॉइंट, सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। लेकिन आपने इनको इस तरह नहीं लिखना, आपने इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। पॉइंट्स में लिखा हो ना तो बेटे प्रेजेंटेशन आपके क्वेश्चन की अच्छी लगती है। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सिलेक्टिंग अ सूटेबल इंडिकेटर। कोई भी इंडिकेटर को सेलेक्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, तो मैंने आपको बताया देयर आर 2 जनरल क्राइटेरिया। दोनों क्राइटेरियाज आपकी बुक में लिखे हुए हैं, आपने एज इट इज़ इनको याद करना है। उसके बारे में उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यहाँ पे पीएच कर्व। व्हाट इज़ पीएच कर्व? मैंने आपको बताया कि बेटे पीएच कर्व जो है वो एक ग्राफ है किसके दरमियान में, pH ऑफ द सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड के दरमियान में जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीएच कर्व कहेंगे। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा इक्वलेंस पॉइंट। इक्वलेंस पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि वो पॉइंट जब अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट एडिड जो हैं वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, यानी कि वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा टू न्यूट्रलाइज द एनालाइट सोल्यूशन। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वलेंस पॉइंट कहेंगे। थर्ड चीज़ हमने यहाँ पे क्या पढ़ी बेटे, टाइट्रेशन कर्व पढ़ा। टाइट्रेशन कर्व हमें क्या शो करता है, टाइट्रेशन कर्व हमें शो करता है किसी भी एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की पीएच कब चेंजेस हुई है, उसमें चेंज क्या आया है जब उसके अंदर हमने एसिक या बेसिक सोल्यूशन जो है वो ऐड की है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, टाइट्रेशन कर्व से। इसके अलावा टाइट्रेशन कर्व जो है इसको हम यूज़ करते हैं टू चूज़ एन इंडिकेटर। और जो एंड पॉइंट है टाइट्रेशन का वो अकर होता है जब इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है। और लास्ट में मैंने आपको क्या पॉइंट बताया, इंडिकेटर इज सेलेक्टेड विद एन एंड पॉइंट क्लोज टू इक्वलेंस पॉइंट। तो ये हमने टाइट्रेशन कर्व के बारे में पढ़ा। यहाँ पे इधर इसके बाद बेटे हमारे पास आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर आपके पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो, बेस भी स्ट्रॉन्ग हो, देन टाइट्रेशन कर्व कैसा होगा। दूसरा यहाँ पे है कि स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, देन आपका टाइट्रेशन कर्व किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों कर्व जो हैं, यानी कि हमने टाइट्रेशन कर्व तो पढ़ लिया ना, मैंने आपको बताया कि टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व से हमें क्या क्या चीज़ें पता चल सकती हैं। अब उसको एज ए एग्जांपल हम लेंगे और 2 एग्जांपल इसमें हम पढ़ेंगे। एक वो कर्व देखेंगे जिसमें एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, और एक कर्व वो हम देखेंगे जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन वीक जो है वो बेस जो है वो वीक होगी। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में तो ये कवर नहीं हो सकते, कमिंग लेक्चर में बेटे आपको ये दोनों चीज़ें जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास टाइट्रेशन कर्व्स की, ये मैं आपको कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी। और उसके बाद इन द एंड हमारे पास क्विक चेक 9.6 भी इसी से रिलेटेड है, वो भी इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा बेटे, हमने पढ़े एसिड बेस इंडिकेटर्स। मैंने आपको बताया व्हाट आर इंडिकेटर्स, हमने इंडिकेटर्स की डेफिनेशन की। फिर हमने वर्किंग देखी इंडिकेटर्स की इन एसिडिक सोल्यूशन एंड इन बेसिक सोल्यूशन मैंने आपको बताई। और इसके एंड पे हमने इंडिकेटर्स की एग्जांपल्स देखी। एग्जांपल्स में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताई, एक मिथाइल रेड की। मिथाइल रेड जो है वो कलर चेंज करता है फ्रॉम रेड टू येलो, और किस पीएच में बेटे 4.4 एंड 6.2। इसी तरह दूसरा इंडिकेटर मैंने आपको कौन सा बताया था बेटे, फिनॉल पैथिलीन। ठीक है, और इन द एंड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कोई भी सूटेबल जो इंडिकेटर है उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। 2 क्राइटेरिया थे, वो दोनों हमने पढ़े। फिर मैंने आपको क्या बताया बेटे, पीएच कर्व, इक्विवेलेंस पॉइंट, टाइट्रेशन कर्व। ठीक है,
इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम टाइट्रेशन कर्व की एग्जांपल्स करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।